कि इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद जो उन्होंने पीठ की तरफ से आगे जो कहा गया, मैं उसका सही कहा गया कि गलत कहा गया, इसका फैसला मैं देशवासियों पे छोड़ता हूं और मैं इस महान सदन के पीठ पर और आसन पर मैं छोड़ता हूं। मगर लोगों ने संविधान की रक्षा की, अहंकार तोड़ा, आपकी बनाम की राजनीति को नकारने का काम किया। मैं स्पीकर सर, मैं कुछ अभिभाषण को मैं आगे पढ़ रहा था, ये समझ में आ गया कि जनादेश भूल तिथि में नहीं है, कौन से सन की सरकार है, जनादेश को समझने में भूल है सरकार द्वारा। फिर मैंने आगे पढ़ा अभिभाषण, उसमें मैं देख रहा था कि पिछले 10 साल के कुछ नारे थे, कुछ वायदे थे, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं आया। मैंने ठीक समझा कि आपसे के माध्यम से मैं याद दिला दूं। कहा गया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, मगर इसमें आज हम देख रहे हैं सर, 45 साल में रिकॉर्ड बेरोजगारी, एक ऐसी ज्वलंत समस्या, 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का आज इस सरकार ने बनाने का काम किया। लेकिन अभिभाषण में बेरोजगारी शब्द, एक बार भी बेरोजगारी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, जैसे बेरोजगारी की समस्या ही नहीं हो। आज आपके सामने, आज देश की हकीकत आपके सामने है। देश में जहां एक और सबसे ज्यादा बेरोजगारी 45 साल में, तो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में। शायद इसीलिए देश में सबसे ज्यादा विपक्ष को मत प्रतिशत आज हरियाणा में इस चुनाव में मिला है। और ये आपकी सरकार ने जवाब दिया पिछले सत्र में, जब मैंने सवाल पूछा था कौन से प्रदेश में कितनी बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में। आज हरियाणा प्रदेश के नौजवान को आपने बेरोजगारी की गर्त में उसका भविष्य अंधकारमय कर दिया। कोई नौजवान आज डिप्रेशन की तरफ, नशे में आज हरियाणा देश में आगे बढ़ गया, देश में सबसे ज्यादा आज नशे की तरफ। अपराध आज अनियंत्रित हो गया हरियाणा के अंदर, आज अंडर एज शूटर गैंग बन गए, और अंडर एज शूटर्स में हरियाणा के नौजवान आज वहां पे दिखाई दे रहे हैं। आज अपराध में हरियाणा बढ़ गया, और पलायन, विदेश की तरफ पलायन, आपने डंकी पिक्चर का आपने सुना होगा। आज हरियाणा का नौजवान, जो नौजवान देश की सीमा पे जाकर देश के दुश्मन से लड़ने की बात करता था, आज वो जान हथेली पे रखकर अपना घर बार छोड़कर पैनमा के जंगलों के रास्ते में होते हुए अमेरिका की सीमा लांघकर जब अमेरिका में प्रवेश करता है मजदूरी करने, तो उसके घर में दिवाली मनती है, पटाखे छूटते हैं। आज आप बात कर रहे हैं अमृतकाल की, ये कैसा अमृतकाल है कि हमारे नौजवानों को अपना देश छोड़कर विदेश में जाना पड़े, और कहीं जा रहा है हमारा नौजवान अमेरिका में, तो जो सीमा पर दुश्मन से लड़ने की बात करता था, आज वो यूक्रेन और रूस के युद्ध में जाकर हरियाणा का नौजवान लड़ने की बात कर रहा है। ये कैसा अमृतकाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हरियाणा के नौजवान को आज आपने उनके भविष्य को लेकर इतनी बड़ी चोट, अभी नीट की बात आ रही थी, मैं आपकी जानकारी में ये भी ला दूं, अगर देश में केवल बेरोजगारी का रिकॉर्ड ही हरियाणा में नहीं बना, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा पेपर लीक और सबसे ज्यादा भर्ती घोटाले पिछले 10 वर्षों में कहीं हुए हैं, तो हरियाणा के अंदर ये पेपर लीक घोटाले हुए हैं। तो आज पेपर लीक के माध्यम से करोड़ों नौजवानों के भविष्य को अंधकारमय कर रहे हैं। बेरोजगारी का भी भाषण में एक बार भी जिक्र नहीं हुआ। तो उसके साथ साथ मैं देख रहा था इसी अभिभाषण में एक बार भी भ्रष्टाचार और काले धन का भी अभिभाषण में एक शब्द नहीं कहा गया। ना भ्रष्टाचार, ना काला धन। ये वही नारा था, काला धन लाएंगे, सबके बाटे 15 लाख आएंगे। नहीं, काला धन आया नहीं, काले धन के बारे में कुछ कहा नहीं गया। अब लोग कह रहे हैं असली नारा ये था, काला धन विदेश से नहीं लाएंगे, काले धन वालों को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे, रातों रात काला धन उनका सफेद कराएंगे, वॉशिंग मशीन बनाएंगे। अगर भ्रष्टाचार पे इनका रिकॉर्ड ठीक होता तो इन्होंने क्यों नहीं वोट मांगी और क्यों भी भाषण में भ्रष्टाचार और काले धन का जिक्र नहीं किया। वोट मांगनी चाहिए थी इनको कि हमने कोरोना का टीका लगाने वाली कंपनी से भी चंदा लिया, इस बात पे वोट मांगनी चाहिए थी। भ्रष्टाचार का इनका रिकॉर्ड ठीक होता। मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक और इनका नारा था, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, स्वामीनाथन लागू कराएंगे। तो देख लिया हमने, 750 किसानों का लहू बहाया आपने, हमने देख लिया कैसी आमदनी दुगनी। किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई, लागत दुगनी हो गई, किसान का दुख दर्द दुगना हो गया। और मैं आज सरकार से कहना चाहता हूं, कम से कम एमएसपी पे तो आप सच रखिए देश के सामने, एमएसपी की लीगल गारंटी आप करिए। सरकार को आपकी पार्टी से काफी सदस्य बोलने वाले हैं, मैं कंक्लूजन की तरफ 15 मिनट से ऊपर हो चुका, मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूं।
कि साहब कम से कम एमएसपी पे तो आप लीगल गारंटी करने का काम करिए। सर एक और इनका नारा था, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन का नारा था, वो तो भूल गए, नारा बदल दिया, वन रैंक वन पेंशन की जगह नो रैंक नो पेंशन। अग्निवीर योजना ले आए सर। अग्निवीर योजना मैं पूछना चाहता हूं, ये योजना कहां से आई? क्योंकि ना तो ये योजना फौज की मांग थी, ना देश के नौजवान की मांग थी, ना भाजपा के घोषणा पत्र में अग्निवीर योजना थी। ये कहां से आई योजना? और आज इस योजना पे कहा जा रहा है, राजनाथ सिंह जी ने आज कहा कि हमने कंसल्ट किया। मैं राजनाथ सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं, माननीय 13 जनरल नरवरे, आपकी पार्टी से माननीय 13 सदस्यों को बोलना है। सर हम कर लेंगे सर, अभी कंक्लूड कर रहे हैं सर, आप कंक्लूड करें। मैं पूछना चाहता हूं, जनरल नरवरे ने क्या कहा कि इस योजना ने चौंका दिया तीनों सेनाओं को। आज कह रहे हैं आपने कंसल्ट किया था। फौज की इंटरनल एक रिपोर्ट आई सर, हर अखबार में प्रकाशित हुई एक खबर कि इस योजना की वजह से फौज में आपसी प्रतिद्वंदता बन गई, जवानों में आपसी जो मरने मिटने की जज्बा था एक दूसरे के लिए, अब आपसी प्रतिद्वंदता और फौज के मनोबल में रिकॉर्ड गिरावट आई। फौज के पास सबसे बड़ा हथियार उसका मनोबल होता है। हमारी देश की फौज का मनोबल आपने गिरा दिया। ऐसी योजना आप लेके आए, देश की फौज जिस पे सबको गर्व था 75 साल में, सरकार कोई भी रही हो, देश की फौज ने कभी तिरंगे को झुकने नहीं दिया। चाहे वो 1971 में इंदिरा जी की सरकार हो जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया के भूगोल को बदलने का काम किया, या 99 में चाहे वो आप ही की सरकार हो जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, करगिल में पाकिस्तान के शीश को झुकाने का काम किया, तो इसी फौज ने किया। पक्की भर्ती से नियुक्त इस फौज ने किया, आपने उसकी बदल दिया। मैं मांग करना चाहता हूं कि अग्नि सर कंक्लूड करें, प्लीज कंक्लूड। मैं कंक्लूड कर रहे हैं सर। आखिर में मैं ये भी कहना चाहता हूं सर, इन्होंने एक और नारा दिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे मैं जरूर कहना चाहूंगा सर, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सर ऐसा ना हो सर, ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है सर कि 1% जो सबसे अमीर हिंदुस्तानी है उनके पास 60% की संपत्ति है। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कहीं इनमें से 3 ट्रिलियन इकोनॉमी अदानी अंबानी के पास ना रह जाए सर। आज ऐसी अर्थव्यवस्था की परिस्थिति बना दी इन्होंने। आज ये नारे तो दे रहे हैं, लेकिन 80 करोड़ देशवासियों को अनाज देना अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। मनरेगा की योजना को कांग्रेस का विफलता का प्रतीक आप बता रहे थे। ये 80 करोड़ देशवासियों को जो अनाज दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, को बताना चाहता हूं ये जनादेश क्या है। जनादेश ये है कि वो 80 करोड़ लोग आपसे कह रहे हैं कि हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें स्वाभिमान चाहिए और हमें काम चाहिए। हमें सरकार की रोटी नहीं खानी, हमें इज्जत की रोटी खानी, हमें काम चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। वो 80 करोड़ लोग ये आपको बता रहे हैं। धन्यवाद। और धन्यवाद। मैं आखिर में सर, आखिरी में कंक्लूजन में सर यही कहना चाहता हूं सर, कंक्लूजन यही कहना चाहते, जहां तक अर्थव्यवस्था में सर एक और बात थी, ये कहते थे कि रुपया इतना गिर गया, जब 62 पे हमारे समय रुपया हो गया था कि इज्जत गिर गई हिंदुस्तान की। अब रिकॉर्ड गिरावट आ गई, 62 से 84 पहुंच गया रुपया। अब तो रिकॉर्ड गिरावट आ गई होगी हिंदुस्तान की इज्जत में आपके अनुसार। तो ये आज अर्थव्यवस्था की स्थिति है। मैं आखिर में एक ही वाक्य कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। ये जनादेश, लोगों ने जनादेश अहंकार के कार्यशैली के लिए नहीं दिया, आपकी तानाशाही की कार्यशैली के लिए जनादेश नहीं दिया, उसको स्क्वायर किया। जनादेश सबको साथ रख के देश को आगे लेके जाने के लिए जनादेश दिया, और इसको आप अगर अस्वीकार करोगे, आज तो इस जनादेश ने एक मजबूत विपक्ष को जन्म देकर आपके समक्ष, आपके सामने बिठाने का काम किया है। अगर जनादेश नहीं समझोगे, अगली बार आपकी जगह मजबूत विकल्प के रूप में हम आएंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। संसदीय कार्य मंत्री जी। सर एक अनाउंसमेंट है, क्योंकि अभी